अगर कोई दुकानदार अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली शर्ट की कीमत 20% कम कर दे, तो आम अर्थशास्त्र क्या कहता है? उसका मुनाफा तो बुरी तरह गिरना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, मतलब लॉजिक तो यही कहता है कि कमाई कम होगी। सही बात है, लेकिन जब हम DCW लिमिटेड के वित्त वर्ष 2026 यानी FY26 के वित्तीय परिणामों के दस्तावेजों को देखते हैं ना, तो वहां एक बहुत ही अजीब सी कॉर्पोरेट पहेली नजर आती है। बहुत दिलचस्प पहेली है वो। है ना? मतलब उनके मुख्य उत्पाद की कीमतें बुरी तरह गिर गईं, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारी उथल-पुथल मची हुई है, और फिर भी उनका EBITDA 11% बढ़ गया। बिल्कुल। और उनका कुल मुनाफा, जिसे हम पैट या PAT कहते हैं, उसने तो सीधे 60% की छलांग लगाई है। 60%? हाँ। तो आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य ना इसी रहस्य को सुलझाना है। हम समझेंगे कि आखिर गिरती कीमतों और इतनी वैश्विक अस्थिरता के बीच कोई कंपनी अपना मुनाफा इतने बड़े पैमाने पर कैसे बढ़ा सकती है। और सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एक लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए इस रणनीति के असल मायने क्या हैं। एकदम सही कहा आपने। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि आज के हमारे विश्लेषण का स्रोत कंपनी की Q4 और FY26 की अर्निंग्स कॉल की ट्रांसक्रिप्ट और उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। जी, और एक बात और, चूंकि हमारी इस चर्चा में पश्चिम एशिया और चीन से जुड़े कुछ भू राजनीतिक मुद्दों का यानी जियोपॉलिटिकल बातों का जिक्र आएगा, तो हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी देश या राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम केवल उन व्यापारिक और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों पर रिपोर्ट कर रहे हैं जो कंपनी के इन आधिकारिक दस्तावेजों में बताई गई हैं। एकदम निष्पक्ष रूप से। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। दस्तावेजों पर नजर डालें तो FY26 में कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 7.2% बढ़कर लगभग 2143 करोड़ रुपए हुआ। जो कि बहुत ही साधारण सी ग्रोथ है। हाँ, मतलब कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन उनका EBITDA 11% बढ़कर लगभग 240 करोड़ रुपए हो गया, और उनका नेट प्रॉफिट, जैसा मैंने बताया, 60% बढ़कर 48.2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सही आंकड़े हैं ये। अब हैरानी की बात यह है ना कि ऐसा तब हुआ जब उनके एक प्रमुख उत्पाद CPVC की कीमतों में 20% तक की भारी गिरावट आई। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप कोई चीज सस्ते में बेच रहे हैं तो आपका मुनाफा 60% कैसे बढ़ सकता है? मतलब क्या ये मुमकिन भी है? मुमकिन है, और दस्तावेजों में इसका जवाब साफ साफ लिखा है। जी, इसका रहस्य? इसका रहस्य रिकॉर्ड वॉल्यूम में छिपा है। रिकॉर्ड वॉल्यूम? हाँ, कंपनी ने CPVC, सिंथेटिक आयरन ऑक्साइड पिगमेंट, जिसे हम SiOP कहते हैं, और सिंथेटिक रूटाइल में अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की है। मतलब उन्होंने वॉल्यूम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अच्छा। तो जब प्रति यूनिट मार्जिन कम हो रहा होता है ना, तो मैनेजमेंट ने उस कमी की भरपाई भारी मात्रा में माल बेचकर की। लेकिन एक मिनट, इस तर्क में मुझे थोड़ी खामी लग रही है। कैसी खामी? मतलब अगर कोई उत्पाद कम मार्जिन पर बिक रहा है तो उसे दोगुना बेचने से कुल मुनाफा थोड़ा बहुत तो बढ़ सकता है, लेकिन सीधे 60% की छलांग, इसके पीछे का गणित क्या है? सिर्फ माल ज्यादा बेचने से इतना बड़ा जंप कैसे आ सकता है? देखिए, इसके पीछे जो सिद्धांत काम कर रहा है ना, उसे वित्तीय भाषा में ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज? जी, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चलाने के लिए कुछ फिक्स्ड खर्चे होते हैं, जैसे कर्मचारियों की सैलरी हो गई, प्लांट का रखरखाव हो गया, ये सब। वो तो हर महीने देना ही है। बिल्कुल। तो जब आप प्लांट को उसकी पूरी क्षमता पर चलाते हैं और ज्यादा माल बनाते हैं, तो वो जो फिक्स्ड खर्चा है ना, वो हर एक नई यूनिट पर बढ़ जाता है। अच्छा, इसे मैं एक रेस्टोरेंट के उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट का महीने का किराया 1 लाख रुपए है। ठीक है। अब चाहे वहाँ दिन बहने 10 लोग खाना खाएं या 100 लोग, किराया तो 1 लाख ही रहेगा ना? एकदम सही। अब अगर वो रेस्टोरेंट अपनी थाली की कीमत 20% कम कर दे, लेकिन सस्ते खाने की वजह से वहां पहले के मुकाबले दोगुने ग्राहक आने लगे, तो क्या होगा? तो उनका फिक्स खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ, किराया तो वहीं का वहीं रहा, लेकिन हर नए ग्राहक से जो भी अतिरिक्त पैसा आ रहा है वो सीधे उनके मुनाफे में जुड़ेगा। ठीक। क्या DCW लिमिटेड के मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ है? ये एकदम सटीक उपमा है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। उनका रेवेन्यू सिर्फ 7.5% बढ़ा क्योंकि कीमतें कम थी। हाँ। लेकिन वॉल्यूम इतना ज्यादा था
कि प्रति यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम हो गई। और उसी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज ने काम करना शुरू कर दिया। हाँ, और इसी वजह से वो 11% का EBITDA ग्रोथ और 60% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हासिल कर पाए। सुनने वाले जो भी दीर्घकालीन इक्विटी निवेशक हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि कंपनी का बुनियादी ढांचा कितना ज्यादा मजबूत है। ये बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई, लेकिन रातों रात कोई भी कंपनी अपना वॉल्यूम दुगना नहीं कर सकती ना। बिल्कुल नहीं। बाजार में अचानक इतना सारा माल बेचने के लिए उनके पास अतिरिक्त क्षमता भी तो होनी चाहिए। ये इतना सारा माल आया कहाँ से? इसके लिए हमें उनके हालिया कैपेसिटी विस्तार यानी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर गौर करना होगा। अच्छा, वहाँ क्या हुआ है? स्रोतों के अनुसार कंपनी ने अपने CPVC प्लांट की उत्पादन क्षमता में 30,000 टन का भारी इजाफा किया है। 30,000 टन? जी, इससे उनकी कुल क्षमता 20,000 टन से बढ़कर सीधे 50,000 टन हो गई है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा जंप है। और सबसे खास बात यह है कि यह पूरा प्रोजेक्ट तय समय सीमा और बजट के भीतर पूरा हुआ, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में अक्सर देखने को नहीं मिलता। हाँ, आमतौर पर प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं और 50,000 टन वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। दस्तावेजों में यह भी लिखा है कि कंपनी साधारण कमोडिटी केमिकल से अपना ध्यान हटाकर स्पेशलिटी केमिकल की तरफ जा रही है। बिल्कुल, ये उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी असहमत हूँ। स्पेशलिटी केमिकल ना एक ऐसा शब्द बन गया है जिसे आजकल हर केमिकल कंपनी इस्तेमाल कर रही है। ये मुझे एक मार्केटिंग के तरीके जैसा ज्यादा लगता है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि वैश्विक बाजार में विशेषकर चीन से सस्ते माल की भयंकर डंपिंग हो रही है। जब बाजार में इतना सस्ता PVC मौजूद है तो सिर्फ अपने उत्पाद को स्पेशलिटी केमिकल कह देने से कोई कंपनी इस डंपिंग के झटके से कैसे बच सकती है? आपका संदेह बहुत ही वाजिब है, और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, डंपिंग की ये बात किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन की एक वास्तविक चुनौती है। बिल्कुल, हम सिर्फ बिजनेस के नजरिए से बात कर रहे हैं। तो आपके सवाल पर आते हैं। इस डंपिंग से बचने का जवाब सिर्फ नाम बदलने में नहीं है, बल्कि उनके कैप्टिव कंजम्पशन मॉडल में है। कैप्टिव कंजम्पशन, ये कैसे काम करता है? देखिए, साधारण PVC एक कमोडिटी है। दुनिया भर में इसके भाव तय होते हैं, और जब बाहर से सस्ता माल आता है तो स्थानीय कंपनियों को भारी नुकसान होता है। क्योंकि वो प्राइस मैच नहीं कर पाती। सही कहा। अब DCW ने क्या किया? उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए साधारण PVC का 25 से 30% हिस्सा बाजार में बेचने के बजाय खुद ही अपनी फैक्ट्री में CPVC बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। ओहो, मतलब उन्होंने इसे बाहर बेचा ही नहीं? बिल्कुल, उन्होंने इसे कैप्चर कर लिया। और CPVC एक हाई वैल्यू उत्पाद है जिसका उपयोग इंडस्ट्रियल पाइप और उच्च तापमान सहने वाले उत्पादों में होता है। ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को कच्चे माल के लिए बाहरी बाजार पर निर्भर होने से ही बचा लिया। एकदम सही। जब आप अपना कच्चा माल खुद बनाते हैं तो आपके उत्पादन की लागत स्थिर रहती है। बाहर के बाजार में कीमतें चाहे जितनी गिरें, उन्हें अपना कच्चा माल उसी फिक्स्ड लागत पर मिल रहा है। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। हाँ, और फिर वे उस कच्चे माल को एक ऐसे स्पेशलिटी उत्पाद में बदल देते हैं जिसमें ग्राहकों की वफादारी और उत्पाद की गुणवत्ता ज्यादा मायने रखती है, ना कि सिर्फ कीमत। ये रणनीति कमोडिटी बाजार के उतार चढ़ाव से कंपनी के मार्जिन को लंबे समय के लिए सुरक्षित कर देती है। तो मतलब वॉल्यूम बढ़ाकर ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा उठाना और कैप्टिव कंजम्पशन के जरिए डंपिंग से बचना, ये वाकई एक बहुत ही बचाव वाली और शानदार रणनीति है। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएशन है। लेकिन देखिए, 60% नेट प्रॉफिट की छलांग ना सिर्फ आमदनी बढ़ाने या वॉल्यूम बढ़ाने से नहीं आ सकती। जब तक लागत में भारी कटौती ना हो, ऐसा आंकड़ा मुमकिन नहीं है। दस्तावेजों में खर्चे कम करने की किन तरीकों का जिक्र है? यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। आपको पता है किसी भी केमिकल प्लांट का सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? कच्चा माल या शायद बिजली? बिजली, ऊर्जा का खर्चा सबसे बड़ा होता है। दस्तावेजों से पता चलता है कि कंपनी ने तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की महंगी ग्रिड बिजली पर अपनी निर्भरता काफी कम कर दी है। अच्छा, तो अब वो बिजली ला कहाँ से रहे हैं? इसके बजाय उन्होंने भारी मात्रा में सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर का उपयोग करना शुरू किया है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। ओहो। और इस एक कदम से, सिर्फ इस एक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट से उन्हें बिजली के खर्चे में लगभग 23 से 24 करोड़ रुपए की सीधी बचत हुई है। 24 करोड़ रुपए की बचत? ये तो सीधा उनके मुनाफे में जाके जुड़ गई होगी। बिल्कुल, ये सीधा उनके बॉटम लाइन में ऐड हुआ है, और लॉन्ग टर्म पावर कॉस्ट हमेशा के लिए कम हो गई। ये तो बेहतरीन है। लेकिन दस्तावेजों में ना एक और बात है जिसने मुझे थोड़ा और हैरान किया। वो क्या?
एक पारंपरिक इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी SAP, S/4HANA और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लागू करने की बात कर रही है हाँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। निवेशकों को लुभाने के लिए। क्या ये वाकई में लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए कोई ठोस मूल्य बनाता है? ये एक बहुत ही आम धारणा है कि AI सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग में ये गेम चेंजर साबित हो रहा है। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने अपने सोडा ऐश प्लांट में नीदरलैंड की एक टेक कंपनी के साथ मिलकर एक AI पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। अब इसे ऐसे समझिए, एक सोडा ऐश प्लांट में सैकड़ों बड़ी मशीनें होती हैं, हजारों सेंसर लगे होते हैं। जो हर पल डेटा जनरेट करते हैं। बिल्कुल, वो हर पल तापमान, दबाव और केमिकल मिक्सर की जानकारी देते हैं। एक इंसान के लिए, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, हर सेकंड इन सारे आंकड़ों को देखकर सबसे सटीक निर्णय लेना तकनीकी रूप से असंभव है। हाँ, ह्यूमन एरर तो होगी ही। तो वहाँ AI क्या करता है? वहां AI एक सुपर ऑपरेटर की तरह काम करता है। वो मशीन लर्निंग के जरिए ये सीखता है कि किस तापमान और किस केमिकल अनुपात में सबसे बेहतरीन उत्पादन होता है। ओहो, मतलब वो रियल टाइम में चीजें बदलता है। एकदम, वो रियल टाइम में माइक्रो एडजस्टमेंट करता है, वॉल्व्स को अपने आप कंट्रोल करता है। इससे कच्चे माल की बर्बादी रुकती है, ऊर्जा की खपत कम होती है और प्लांट की कार्यक्षमता यानी एफिशिएंसी अपने चरम पर पहुंच जाती है। ये तो कमाल की बात है। और वो जो SAP लागू करने की बात थी, उसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए, जब किसी कंपनी का रेवेन्यू 2000 करोड़ से बढ़कर भविष्य में 4000 करोड़ होने की ओर बढ़ता है ना, तो पुरानी स्प्रेडशीट और अलग-अलग सॉफ्टवेयर वाला जो सिस्टम होता है, वो चरमरा जाता है। हाँ, सिस्टम क्रैश होने लगते हैं, मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है। सही बात है। SAP प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और फाइनेंस को एक सिंगल डिजिटल धागे में पिरो देता है। इससे मैनेजमेंट को हर वक्त पता रहता है कि उनका पैसा कहाँ फंसा है और इन्वेंट्री का स्तर क्या है। तो मतलब ये जो AI और SAP हैं, ये दोनों डिजिटल टूल मिलकर कंपनी के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को इतना मजबूत बनाते हैं कि वो भविष्य के विकास को आसानी से संभाल सकें। बिल्कुल, और एक दीर्घकालिक निवेशक हमेशा ऐसी स्केलेबल ग्रोथ की ही तलाश में रहता है। ये उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ये बहुत ही तार्किक विश्लेषण है, लेकिन अब तक की इस चर्चा को सुनकर ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे मन में। क्या सवाल है? देखिए, 50,000 टन की नई कैपेसिटी बनाना, सौर ऊर्जा के प्लांट लगाना, विदेशी टेक कंपनियों के साथ AI लागू करना और SAP सिस्टम लगाना, इन सब में तो करोड़ों रुपए का निवेश लगता है, भारी पैसा खर्च होता है। बिल्कुल होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होना चाहिए कि कंपनी ने बाजार से भारी कर्ज उठाया होगा, और कर्ज का भारी बोझ तो किसी भी कंपनी के लिए खतरे की घंटी है। तो बैलेंस शीट की क्या स्थिति है? कर्जा कितना बढ़ा है? यही तो इस पूरी अर्निंग्स कॉल का सबसे बड़ा सरप्राइज है। क्या? इतने भारी खर्चों के बावजूद कंपनी का कर्ज बढ़ने के बजाय घटा है। घटा है? ये कैसे हो सकता है? दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने 145 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कर्ज चुका दिया है। 145 करोड़ बिना नया कर्ज लिए? जी हाँ, उनका ग्रॉस डेट 425.8 करोड़ रुपए से घटकर सीधे 275.8 करोड़ रुपए पर आ गया है। ये तो विरोधाभासी लगता है। मतलब इतना सारा विस्तार भी कर लिया, AI भी लगा लिया और कर्ज भी 145 करोड़ कम कर दिया। यही एक कुशल कैपिटल एलोकेशन की निशानी है। कंपनी ने अपने आंतरिक कैश फ्लो यानी व्यापार से आ रहे मुनाफे का इस्तेमाल करके ही ये कर्ज चुकाया है। अरे वाह! और इसके आगे के आंकड़े सुनेंगी तो और भी हैरान रह जाएंगी। उनके पास बैंक FD सहित लगभग 204 करोड़ रुपए का नकद मौजूद है अभी। 204 करोड़ कैश? हाँ, और अगर हम इस नकद को उनके कुल कर्ज से घटा देना तो उनका नेट डेट सिर्फ 71 करोड़ रह जाता है। मतलब 2100 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर नेट डेट सिर्फ 71 करोड़ है। ये तो ना के बराबर है। बिल्कुल ना के बराबर है, और इसी वजह से उनका नेट डेट टू EBITDA अनुपात 0.3x के एक बहुत ही सुरक्षित स्तर पर आ गया है। इस कर्ज मुक्ति का सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ा है। वो कैसे? उनके फाइनेंस कॉस्ट यानी जो ब्याज का खर्च होता है ना, उसमें 7.5% की कमी आई है। अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है। जब किसी कंपनी पर भारी कर्ज होता है तो उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ बैंक का ब्याज चुकाने में चला जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ कर्ज कम होने से जो पैसा ब्याज में जाने से बचा, वो सीधे उनके नेट प्रॉफिट में जाकर जुड़ गया, जिसने उस 60% की वृद्धि में एक अहम भूमिका निभाई। एकदम सही पकड़ा आपने। और अगर हम एक रिटेल निवेशक के नजरिए से देखें ना, तो ये कर्ज मुक्ति एक बहुत बड़ा सेफ्टी मार्जिन तैयार करती है। सेफ्टी मार्जिन? बिल्कुल।
मतलब अगर भविष्य में बाजार में कोई बड़ा झटका आता है या मंदी आती है तो भी कंपनी पर ईएमआई चुकाने का कोई जानलेवा दबाव नहीं होगा। एकदम सही बात है। और सेफ्टी मार्जिन का असल मतलब यही है कि बुरे दौर में भी शेयरधारकों की पूंजी सुरक्षित रहे और कंपनी दिवालिया होने के जोखिम से बची रहे। बुरे दौर का जिक्र आते ही ना बाहरी दुनिया की चुनौतियां सामने आ जाती हैं। हाँ, बाहर तो तूफान ही चल रहा है। बिल्कुल। हमने देखा कि कंपनी का अंदरूनी ढांचा बहुत मजबूत है, उनकी बैलेंस शीट साफ है, नेटवर्थ सिर्फ 71 करोड़ है, तकनीक एकदम आधुनिक है और उत्पादन क्षमता भी बढ़ गई है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है अंदर से। लेकिन बाहरी दुनिया में अभी भी भारी अस्थिरता है। पश्चिम एशिया का भू राजनीतिक तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण समुद्री रास्तों और ट्रेड पॉलिसीज पर गहरा असर पड़ रहा है। जी, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ रही है। ऐसे में कंपनी का मैनेजमेंट इस बाहरी उथल-पुथल का सामना कैसे कर रहा है? क्या उनके फ्यूचर एक्सपेंशन की कोई और योजनाएं हैं या वो बस अभी रुके हुए हैं? दस्तावेजों में मैनेजमेंट ने इस पर अपना नजरिया बहुत साफ किया है। बेस अल्पावधि यानी शॉर्ट टर्म बाजार की अनिश्चितता से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो इसे इग्नोर नहीं कर रहे। तो उनका प्लान क्या है? उनके पास नए केमिकल मार्केट्स में प्रवेश करने और अपनी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने की योजनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। ब्लूप्रिंट रेडी है। अच्छा। लेकिन वे अभी पूंजी खर्च करने में बहुत सावधानी बरत रहे हैं। उनका पूरा ध्यान वर्तमान में अपनी स्थिरता और चपलता यानी ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी को बनाए रखने पर है। इसका मतलब है कि वे तूफान के बीच नया घर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो उनका मौजूदा घर है उसकी दीवारों को मजबूत कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक अवलोकन है। एक परिपक्व नेतृत्व की पहचान यही होती है कि वो हर समय आक्रामक होकर पैसा ना बहाए। हाँ, कि बस एक्सपैंड करते जाओ बिना सोचे समझे। बिल्कुल। अनिश्चितता के समय में अपने कर्ज को कम करना, सौर ऊर्जा से अपनी उपयोगिता लागत को घटाना और एसएपी व एआई के जरिए अपनी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाना, ये सब उसी दीवार को मजबूत करने का हिस्सा है। मैनेजमेंट ये अच्छे से जानता है कि जब ग्लोबल जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस आएगी और वैश्विक व्यापार सामान्य होगा, तब तक उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो चुकी होगी कि वे सबसे तेजी से विकास कर पाएंगे। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को एक साथ जोड़ के देखें ना, तो ये सिर्फ एक कंपनी का वित्तीय परिणाम नहीं है, बल्कि एक पूरी केस स्टडी है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी केस स्टडी है। एक ऐसी कंपनी जिसने खराब वैश्विक माहौल और अपने उत्पाद की गिरती कीमतों के बावजूद रिकॉर्ड मात्रा में माल बेचा। बिल्कुल। जिसने अपनी 50,000 टन सीपीवीसी क्षमता और कैप्टिव कंजम्पशन के जरिए चीनी डंपिंग के प्रभाव को एकदम बेअसर कर दिया और मार्जिन बचा लिया। हाँ, मार्जिन बचा लिया, जिसने रिन्यूएबल एनर्जी से 24 करोड़ रुपए बचाए और एआई व एसएपी जैसी तकनीकों को अपनाकर अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई। सही बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सब करते हुए अपना 145 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाकर अपनी बैलेंस शीट को लगभग कर्ज मुक्त बना लिया। ये सारांश ये साबित करता है कि किसी भी व्यवसाय में वॉल्यूम ग्रोथ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एक अनुशासित कैपिटल एलोकेशन जब एक साथ मिलते हैं तो कैसा जादू कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सब एक मजबूत दीर्घकालिक नींव के निर्माण के स्पष्ट संकेत हैं। एक लॉन्ग टर्म रिटेल पोर्टफोलियो में ऐसी ही रेजिलियंस की जरूरत होती है। जी। और इस चर्चा के अंत में ना एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है, जिस पर सुनने वालों को, चाहे वो विश्लेषक हों या आम निवेशक, उन्हें जरूर गौर करना चाहिए। वो क्या है? हमने देखा कि कैसे एक दशकों पुरानी पारंपरिक इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी खुद को बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी का इतनी गहराई से उपयोग कर रही है। जो कि बहुत अनपेक्षित था, है ना? जब एक सोडा ऐश फैक्ट्री अपने मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए मशीन लर्निंग का सहारा लेने लगे, तो ये एक बहुत बड़े औद्योगिक बदलाव यानी एक मेजर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन का संकेत है। ये वास्तव में एक बड़ा बदलाव है जो धीरे धीरे पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहा है। और यही वो विचारणीय प्रश्न है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। क्या आने वाले दशक में एक टेक्नोलॉजी कंपनी और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बीच का फर्क पूरी तरह से मिट जाएगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और सुनने वालों को इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि उनके खुद के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मौजूद जो अन्य मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, क्या वो इस इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन के लिए तैयार हैं? क्या वो भी इस तरह डिजिटल और रिन्यूएबल कदम उठा रही हैं? अगर नहीं उठा रही हैं तो शायद वो आने वाले समय में सर्वाइव ना कर पाएं। सही कहा। जो कंपनियां पुरानी सोच पर टिकी रहेंगी, वे शायद इस नई वैश्विक व्यवस्था में पीछे छूट जाएंगी। तो
इस गहन चर्चा में आज बस इतना ही। दस्तावेजों में छिपे इन महत्वपूर्ण पहलुओं का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। बाजार की गहराई में ऐसे ही छिपे हुए तथ्यों और रणनीतियों को खुद खोजना और समझना ही एक सतर्क निवेशक की असली पहचान है। समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।